क्या हाल चाल हैं। तो मिस करा, मुझे पहली बात तो ये पूछनी ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरी करंट अफेयर के एनालिसिस वाली वीडियो देख ली है तो वेरी गुड। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक जो है हम डलवा देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी वीडियो है वो। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं आईबी के अंदर जो जीएस का पार्ट आता है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पीवाईक्यू के थ्रू देखेंगे 2024 में हुआ था पेपर जनवरी में, कि किस तरीके से पेपर काम कर रहा है। ठीक है, चलो। तो मेरा नाम है सुमित मिश्रा और मैं आपका जीएस की फैकल्टी हूँ, आपको जीएस पढ़ाता हूँ। ये काम करते हुए मुझे लगभग 8-10 साल हो गए हैं, तो बड़ा ही प्यारा सा काम है। दो बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है जब भी हम जीएस के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो मुझे इनके जीएस में साइंस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, जो मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि इसमें साइंस नहीं थी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे या तो जर्नल थे, मतलब जर्नल बातें हो रही थी, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या इस बार भी साइंस नहीं पूछेंगे, पता नहीं, हम नहीं इस बारे में कुछ भी कह सकते हैं। क्या मैं साइंस नहीं प्रिपेयर करूं? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी बन गए तो बनेंगे ही। तो अब ये कॉल आपको लेनी है, और अगर आप सीडीएस सीएपीएफ वाले बच्चे हो, आप सीजीएल वाले बच्चे हो, तो आई गेस आपका पहले से ग्रिप होगा ही साइंस पे। अगर मुझे इसके जीएस के पेपर को रेट देना हो तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी बच्चा जो 3-4 महीने से सही से पढ़ रहा होगा जीएस को, वो आराम से 20 क्वेश्चन में से 12, 13, 14 क्वेश्चन आराम से कर देगा। पेपर तो इसी लेवल का दिख रहा है। अब मैं जब एनालिसिस करके कंप्लीट करूँगा तो आप मुझे ओपिनियन देना, क्या मैंने ये बात सही बोली थी, या आपको लग रहा है कि मैंने यार नहीं सर आपने तो ऐसे बोल दी, या आपको लग रहा है कि नहीं सर पेपर टफ था। मुझे जो इस पेपर में लगा है वो लगा लेंदी। जो जीएस है उसमें लेंदीनेस है, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है जो आईबी का पेपर दे रहे होते हैं ना बच्चे, ये वही बच्चे हैं जो सीजीएल वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होते हैं मोस्टली। अब उससे रीज़न है कि उनकी जीएस का जो पढ़ने का तरीका है ना वो 1 लाइनर वाला है। तो पेपर में जब 4-5 स्टेटमेंट दिखते हैं ना, उनका दिमाग फट जाता है। वो चाहे स्टेटमेंट ईजी हो, बात समझ में आ रही है, पर उनके लिए वो है एक, वो मतलब कहते नहीं है, एक माइंडसेट बन गया है कि नहीं हम तो एक ही लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो ही करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैकल करने में दिक्कत करता है। हम पेपर पे चलते हैं, बात करते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन इजी है मैं उन पर स्टार मार्क करता हुआ चलूँगा, जो बताता हुआ चलूँगा टफ है क्वेश्चन के पोर्शन बताता हुआ चलूँगा। आप देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैं पिछले 2 सालों से पक्का 2 सालों से मैं ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स में, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है। आप सभी लोग बहुत ही क्लियरली अवेयर हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कि बेसिकली वेस्टर्न यूपी और पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर इन लोगों ने क्या करा था, एग्रीकल्चर को बूस्ट करा था। और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करी गई, क्या टेक्निक यूज़ करी गई थी कि एक तो हाई यील्ड सीड्स लेकर के आएंगे, ये एक टेक्निक थी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो था वो क्या था कि हमें केमिकल यूज़ करने हैं, ये भी बात बिल्कुल सही थी। और इरिगेशन की फैसिलिटी को अच्छा करना है। ठीक है, ये तीनों बातें सही हैं। और साथ ही साथ क्या, हमें मैकेनाइज्ड या मैकेनिज़्म देखना है एग्रीकल्चर का। ठीक है, कि मशीन किस तरीके से हम यूज़ करें और किस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें जिससे फ़ायदा पहुँचे। और ये चारों की चारों बातें जो हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर की गई थी। अब कोई एक ऐसा होगा जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है, 4 साल 5 साल, अरे 4-5 साल कह रहा हूँ, 3-4 महीने जिसको पढ़ते हुए हो गए, या जिसने 11-12 के अंदर अपना, मान लो उसके पास आर्ट साइड थी तो उसने पढ़ा होगा। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके फादर हैं एम एस स्वामीनाथन इंडिया के अंदर, नॉर्मन है जो यूएसए के अंदर, यूएसए का कॉन्सेप्ट है जो हम लेकर के आए थे। और एम एस स्वामीनाथन को 2024 में क्या दिया गया, आपका
भारत रत्न से सम्मानित करा गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछोगे सर कहाँ रखना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई ये क्वेश्चन हम जाता है इजी में। इजी क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नहीं कह सकते कि टफ क्वेश्चन है ना। आपको आंसर पता था। सच बता रहा हूँ, जब मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम लिया होगा आधों के तो मुंह पे ऐसे बड़ी सी स्माइल आ गई होगी, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ओके, गुड टू नो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसने ज़िंदगी में पॉलिटी उठाई होगी ना, जिसने पहली बार पॉलिटी की शक्ल देखी होगी, उसने इसको सबसे पहले पढ़ा होगा। सेकुलर वर्ड प्रेम्बल में कब जोड़ा गया? अब जिसने ये कह रहा हो, जो पॉलिटी पढ़ चुका हो, तैयारी कर रहा हो और उसे सेकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता, मैं कह रहा हूँ मैं हाथ कटवा दूंगा शाहजहां की तरह अगर ये क्वेश्चन कोई गलत करके आ जाए तो। 42nd अमेंडमेंट इसका आंसर है। 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर और इंटीग्रिटी और आपका क्या, सोशलिस्ट, ठीक है। और 1976 से जोड़े गए थे, तो हम इसको इजी में ही रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये कई बार बच्चे से नहीं होता, बच्चा इसमें पढ़ने में दिक्कत कर देगा। जैसे बोला है, जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय द प्रेजेंट इन द कॉमन लॉ वेयर एज क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरली नॉट। सो बेसिकली क्वासी जुडिशियल जो होता है वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को कहा जाता है जिसमें मतलब पूरी तरीके से जुडिशरी नहीं है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसा हो गया, एनबीटी हो गया, इस तरीके के जो ट्रिब्यूनल बनते हैं वो क्वासी जुडिशियल के अंदर आते हैं। अच्छा, जुडिशियल में क्रिएट अ न्यू लॉ, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब जुडिशरी कोई नई बात पर डिसीजन देती है और उसके डिसीजंस लॉ बनाते हैं, पर क्वासी जुडिशियल के साथ ऐसा कुछ भी, क्वासी जुडिशियल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो तो दोनों ही सही है। पहली बात तो मैं बता दूं, दोनों बातें सही हैं, बट अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं इसको मॉडरेट में रखना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को देख करके आप शायद, अगर हम 100 बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है शायद 30-35 बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अदरवाइज गलतियां कर देंगे बच्चे। खास करके जिन्होंने बी पढ़ा वो बी पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है। अब इसमें देखो सारी स्टेटमेंट आपको नहीं पता हो सकती, पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो, अब भागवत गीता जो है सभी को पता है कि महाभारत में कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में क्या हुआ है, जो संवाद हुआ है उसको लेकर के बात करता है। ये सुनो, पहली स्टेटमेंट सही है। अब पहली स्टेटमेंट सही है तो अब कैसे इसके साथ जाओगे, तो देखो ये तो गलत है ना, और पहला कहाँ पर नहीं है, बस ये तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखो शंकराचार्य के बारे में हमें पता है, वेदांता की फिलॉसफी लेके आए थे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है तो हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 2 बातें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि यहाँ पर आपका अब आंसर सही और गलत होने के चांसेस हो गए 50-50, क्योंकि या तो आप टिक लगाओगे 1, 2 और 4, या आप टिक लगाओगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है और अगर आपने थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है तो आपको ये बात तो क्लियरली पता चल जाएगी कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये बात तो पता है क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहले बना था। तो ऋग्वेद अगर सही है ये बात, तो आपका 4 भी क्या हो गया, गलत हो गया, और आपका आंसर आपको मिल गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर आप सीधा चले जाओगे कौन से ऑप्शन पे, 4th ऑप्शन पर, और उसे देखोगे नित्या शास्त्रा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सांगा भारता। अब आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, शायद आपको नहीं आइडिया है, इधर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बातें होती हैं, तो आप बता दोगे। अदरवाइज या फिर आपका कोर इंटरेस्ट है थोड़ा सा हिस्ट्री स्पिरिचुअलिटी वगैरह सेक्शन में, तो आप इसका आंसर कर दोगे। अदरवाइज 4th स्टेटमेंट को तुरंत पढ़ करके आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, ये क्या बात हुई। अच्छा, सीजीएल वाले बच्चों का दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है 4 स्टेटमेंट देखते ही, क्या बात कर रहे हो सर, कुछ टफ हो रहा है, हमारे साथ नियति खेल रही है, ठीक है। तो इसलिए बहुत हद तक ज़रूरी है कि आंसर को ध्यान से पढ़ो। तो मैं इस क्वेश्चन को, वैसे तो मैं इसको इजी रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं इसे मॉडरेट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट है। अब पेपर में ना मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ 3 मिनट लेके इस क्वेश्चन के ऊपर, तो ये दुनिया ना
फूलों में बहार है, हाँ है, मुझे तुमसे प्यार है, हाँ है, क्योंकि टीचर बता रहा है, टीचर के पास खाली टाइम है, बच्चा सुन रहा है क्योंकि उसको भी पेपर में, अभी पेपर में बहुत टाइम है, तो उसको लग रहा है यार क्या बात है यार, बहुत ही ईजी था, सर जी ने तो एकदम मतलब दिल खुश कर दिया। बट जब आप पेपर में बैठते हो ना भाई साहब, तो एक एक, क्योंकि इधर टाइमर चल रहा है, 100 क्वेश्चन करने हैं, टाइम कम है, और वो दिमाग में ना करता रहता है कुछ ना कुछ, समझ रहे बात को। तो इसे मॉडरेट में रखेंगे। अब देखो, अगर आपने कभी दिल्ली सल्तनत पढ़ा हो, शुरू किया हो ज़िंदगी में बस दिल्ली सल्तनत, तो आप समझोगे एक स्लेव डायनेस्टी होती है, ठीक है, और उसमें जो स्लेव है उसी को मुगलक डायनेस्टी कहते हैं। और ये पूछा है कि मुगलक डायनेस्टी का एंड किसने करा था, तो मुगलक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर है फिरोज़ खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, ठीक है। और इसलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। तो मैं इसको इजी रखूँगा। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और जिनको लग रहा है ये सारी बातें हो क्या रही हैं भाई, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया का वाला फील जिसको आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेने का है, डीप ब्रेथ, घबराना नहीं है। आप ये समझने की बस कोशिश करो कि मित्र आपने बस अभी तक पढ़ा नहीं है, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने पढ़ा नहीं है, बस आपको तभी नहीं पता, जिस दिन पढ़ लोगे सब पता चल जाएगा। मैं एक बात आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, दुनिया का मतलब दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे इस बात से अग्री नहीं करेंगे, पर आप मान लेना ये बात, जिस दिन भी आप जॉब में जाओगे, जिस दिन भी आप काम करोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि पढ़ाई से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। आओ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इनको ज्योग्राफी में मैंने इनका देखा, ज्योग्राफी में इनको रिवर से बहुत प्यार है, 2-3 क्वेश्चन इन्होंने रिवर के डाल रखे हैं। अब देखो, टिहरी डैम, भागीरथी रिवर, उत्तराखंड हाईएस्ट डैम, यस, बात बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं, और वहीं से बनती है गंगा। नॉर्मल से पढ़ रखा है सभी लोगों ने। अगर यहाँ पे गलती हो सकती थी ना, वो इनमें हो सकती है, इन दोनों पार्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। तो इधर आ जाओ, फिर से एलिमिनेशन की तरफ खेलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो भाई देखो, अब ये तो ख़त्म है। अब इसमें आपको गलती आप कर सकते हो, क्योंकि ये याद नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। कारापोरा एटॉमिक पावर जो है वो तापी पर है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है, तापी नर्मदा के ऊपर है ये। और ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, सेकंड सही हो जाता है। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे लिए पता है। बट ये क्वेश्चन अगर आपका नरोआ आउटम, तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करते, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे गलत होता ही होता। क्यों होता? क्योंकि अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना फिर से, अगर आपका उस लेवल का स्टैटिक नहीं है, तो देखो ये थोड़ा याद रखने वाला है, मॉडरेट लेवल पे हम इसको ले जा सकते हैं, इसमें हो जाती गलती, ठीक है ना। आगे देखो, तो रिवर, अब याद देखो, रिवर याद रखनी है और डैम भी याद रखना है, और साथ में स्टेट भी याद रखना है, क्योंकि कई बार जो रिवर्स होती है वो एक ही स्टेट में तो फ्लो करती नहीं है। एक रिवर जो निकली है वो 4 स्टेट, 5 स्टेट, 6 स्टेट्स को कवर करती हुई चलती है। तो हो सकता है कि रिवर सही हो कि तापी पर है, पर हो सकता है कि स्टेट गलत हो सकता है उस स्टेट ने उस पर कभी बांध नहीं बनाया हो, किसी और स्टेट ने बनाया हो। तो आपको स्टेट भी डैम भी याद रखना है। और इस बार मुझे लगता है चेनाब से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि चेनाब पे बना है आपका सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्या, ब्रिज, लोहे का, अरे रेलवे का, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो बनते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, लिटरेसी। अब मैं बताऊं तो मैंने 2011 का सेंसस घोल के पी जाना। पूछो क्यों? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बनेगा, समझ में आ रही, कुछ ना कुछ तो बनेगा जरूर, ये एक बड़ी सच्चाई है, ठीक है बॉस। अब आप ये बात तो अपने दिमाग में डाल लेना कि कुछ ना कुछ तो बनेगा, और अगर आप ये नहीं समझ पाए ना तो फिर गलती होगी। कितने हो गए क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें क्वेश्चन पे हम, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये कि मेल फीमेल की लिटरेसी कितनी थी, एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन कितना था, 2000 सेंसस कब आया था, सेंसस पहला कब आया था, मतलब इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं। और आपको इसको बहुत अच्छे से रीड भी करके जाना पड़ेगा, याद भी करके जाना, क्योंकि आ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो 82% जो मेल थे उन्होंने मतलब पढ़े लिखे माने जाते हैं, ठीक है।
आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो एक फेस्टिवल पूछा हुआ है जिसका नाम है उलमा बना, ठीक है। ये जो फेस्टिवल है ये रिलेटेड है किससे बच्चों? बुद्धिज़्म से। अब देखो सुनना ध्यान से, ये दो धर्म आपको दिख रहे हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। मैं इसको इजी में कंसिडर करूंगा क्योंकि आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दो ऐसे धर्म हैं जो बार बार पेपर में क्या हो रहे हैं, रिपीट होते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना जहां से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन आया हो, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। समझ रहे हो? कोई ऐसा एग्जाम बना ही नहीं है जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से क्वेश्चन ना पूछा हो। तो आप इसको तो रट के जाना है आपने। इसमें या तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हो कि बुद्धिज़्म के कौन से अवतार थे बुद्धा के, वो पूछ लेता है। कौन सी भाषा में लिखा गया है वो पूछ लेता है। बुद्धिज़्म आपका क्या कहते हैं, कौन से फेस्टिवल होते हैं वो पूछ लेता है। जैनिज़्म के कौन से तीर्थयात्री, उनका क्या सिंबल था, ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछ लेगा। कई बार आर्किटेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाली जो केव है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रट के जाना है। सिखिज़्म से जो क्वेश्चन आएगा वो गुरुओं के ऊपर आता है, और उसमें भी खास करके 9वें और 10वें गुरु के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। या फिर कई बार पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो पंजाबी होती है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, यानी कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इस तरीके की बात भी आपसे क्या करी जाती है, पूछी जाती है। क्या बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ पर किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो समझ में आए प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी बता दे रहा हूँ क्यों ईजी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली है, ये तो सबको पता है। एक तो बोल रहा है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1922 वार्ड कमेटी, बिल्कुल सही बात है। 12th शेड्यूल के अंदर आपका पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है। और इंक्लूड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह, ठीक है। आप दो अमेंडमेंट है, आपको रट के जाना है। देखो 73rd और 74th और 42 और 44, ये चार अमेंडमेंट तो ऐसे हैं कि जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वैसे अमेंडमेंट एग्ज़ाम्स में, मतलब जैसे आपको रेंडमली आप किसी बंदे से पूछोगे भाई क्या कर रहे हो, इंजीनियर कर रहा हूँ, इंजीनियर, या आजकल इन्फ्लुएंसर कह लो सॉरी, ठीक है। ऐसे ही ये वाले अमेंडमेंट है। आप कोई पेपर उठा के देखो, कोई भी पेपर उठा के देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आता हो, उसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। चारों अमेंडमेंट में से कोई सा कोई मिल ही जाएगा भाई, हम इधर हैं। समझ रहे बात हो? क्लियर है बात? इसलिए मैं इसको इजी कह रहा हूँ। अगर आपको टफ लग रहा है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बस पढ़ा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी अपने आप को इस बात को लेके कभी भी कंपेयर मत करना कि यार ये तो बड़ा इजी सा पेपर है, सर बता भी रहे हैं इजी है, पर ना यार मुझे तो नहीं आता, तो यार शायद ना मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, सर इजी बता रहे हैं क्योंकि सर इस पार्ट से इजी बता रहे हैं। मैं उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से इजी बता रहा हूँ जिन्हें 4 महीने 5 महीने 6 महीने पढ़ते हुए हो गया है। मैं उन बच्चों के पर्सपेक्टिव से इसे इजी नहीं बता रहा हूँ जिन्होंने कभी किताब नहीं उठाई है, जिनके पास मतलब 9th-10th में कभी थी, SST थी, 11th 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, उनका SST से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। समझ में आ रही बात? अब उन्हें कुछ आइडिया नहीं है एंड सडनली दे वांट्स टू प्रिपेयर, तो भाई आपको टफ लगेगा, आपके लिए टफ ही है। बट जब आप 2 महीने 3 महीने पढ़ लोगे और वापस मेरी इसी वीडियो पे आओगे, आप कहोगे यस सर सही बोल रहे थे, ईजी है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब मुझे नहीं पता, मैं इसे इसलिए हार्ड की कैटेगरी में रखता हूँ कि मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ये पता है कि अशोका को जब थ्रोन बेसिकली क्या हुआ ना, इनके फादर के बाद इनको थ्रोन के लिए लड़ना पड़ा, इन्होंने अपने भाइयों को भी मारा, और इनकी किसने मदद करी, तो ये नाम कितना लोगों ने सुना है मुझे नहीं पता। राधा गुप्ता जो हैं वो मिनिस्टर थे, इतने फेमस नहीं हो पाए जितने चंद्रगुप्त हुए, बट हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो मुझे नहीं पता, मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि इनका नाम कितने बच्चों ने सुना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कब पता चलेगा, जब अपन क्या करेंगे भाई, अपन पेपर में, या फिर आप लोगों ने कभी मैंने देखा हो तो। इसे हालांकि एलिमिनेट करके आप कर सकते थे, बट हाँ। और देखो अशोका वाला जो सिनेरियो है ना, वो आपको मगध वाला पूरा सिनेरियो है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मगध पढ़ना मत भूलना, महाजनपद पढ़ना मत भूलना, ठीक है। आप मैंने बताया बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ना मत भूलना,
ठीक है, ये तो मतलब वो होता है ना मस्ट रीड वाला सिनेरियो, वेद पढ़ना मत भूलना, वेद में वो मत चले आना सीधा वेद पढ़ने चलेगा 1034 1036 आई गेस मंत्र हैं, सीधे वही लेने चलेगा ऋग्वेद में। आओ सर अब देखो सर, भगवान ना बुला दिया मैंने आईबी के एग्ज़ाम में तो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अगेन पॉलिटी तो मुझे लगता है इजी पीजी सा ही क्वेश्चन रहता है पॉलिटी का तो, है ना। ये अगेन ये मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग रीड है, आप पढ़ोगे और क्योंकि आपने कभी नहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़े तो दिक्कत दे देगा। बोला प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यस होना तो होता है उसको, ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मस्ट भी नहीं है उसको, ये तो है कि आपको मेंबर होना होता है, वो सभी मिनिस्टर्स के लिए लगता है। ठीक है, अच्छा देखते हैं अभी। बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन रिप्राइज अंडर आर्टिकल 70। ये देखो ये गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ये पार्डन वगैरह की पावर है ना ये 72 में दी गई है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई तो ये गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिस है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड सही कहाँ पर है क्या ना, सीधा अब तो खामनी खत्म हो गई, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें पता है। ओ एक सॉरी लोकसभा लिखा है, सॉरी लर्निंग लिख लेना, लर्निंग क्या लर्निंग है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, नहीं तो ऐसे गलती हो जाती है तो भाड़ में 10 साल का एक्सपीरियंस, क्वेश्चन कहीं भी गलत हो सकता है। ठीक है, पढ़ते वक्त ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर भी समझो थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा का नहीं। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो तो ये भी गलत हो गया, अब ये गलत हो गया है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई है ना भाई। बात समझ में आ रही है मित्र, बोलो भाई बात समझ में आ रही है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए देखो, मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की ज़रूरत होती है, ये बात सच है। अच्छा, गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। अब क्योंकि देखो ये प्राइम मिनिस्टर ना बोल, क्योंकि बनना होता है, ऐसा नहीं है कि अब बिना लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बने प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हो, बट आप सिर्फ 6 मंथ के लिए वैलिड रहोगे। 6 मंथ के अंदर फिर से आपको लोकसभा या राज्यसभा का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना ही होगा। तो इसलिए मस्ट वाली बात सही हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कहोगे ईजी रखना है, बिल्कुल मैं अभी भी कहूँगा ये ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ऐसा थोड़ा सा बोलते वक्त लोकसभा वाली बात गलत कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन टफ हो गया। आप मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, और जो सच में ना, जो एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं 4-5 महीने से, मुझे सच में कमेंट करके बताना जहाँ मैंने इजी लिखा है क्या वो सच में इजी नहीं है, सच्ची बताना तुम लोग, है ना, सच्ची मुच्ची। आगे देखो फिर से रिवर, मैंने बोला ना इनको रिवर से प्यार है ना, नदियाँ चाहते हैं तुमसे। नदियों के ऊपर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई कहाँ से आती है, तिब्बत वाले पार्ट से, और इसको तिब्बत में तांजोवा या क्या बोलते हैं इसको, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, एक बात ये सच है, बिल्कुल सच है, मैं अभी कल ही बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, अरे ये ईजी है, कोई भी पढ़ाएगा, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ाएगा वो तिब्बत में क्या बोलते हैं, चाइना में क्या बोलते हैं, और भारत में क्या बोलते हैं, और बांग्लादेश में क्या करते हैं बताता है, कोई टैलेंट वाली बात नहीं बता रहा है, सच है बताना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ओके फर्स्ट सही है ब्रो, तो ये तो गलत हो गई ऑलरेडी। ओके, गोदावरी इज ऑफन रेज एज द गंगा ऑफ द साउथ, यस दक्षिण की गंगा हम बोलते हैं ब्रो, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ब्रो ये भी गलत हो गया, पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने भी ये। कृष्णा रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट बेसन इन इंडिया आफ्टर द गंगा। हाँ जी, नहीं जी ये नहीं है। ठीक है, उसका इंडस रिवर ओरिजिनेट तिब्बती प्लेटू नियर लेक मानसरोवर फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू से तो निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से, लेक ऑफ मानसरोवर से तो निकलती है, ट्रांस हिमालय रिवर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है, तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है। और आपका
फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो कहाँ पर हम सही हैं, यहाँ पे सही है, बात खत्म। समझ में आ रही बात? अब आप देख रहे हो ना कि मैं इसको फिर बोलूँगा, आप जैसे रिवर्स शुरू करोगे आपको कोई भी टीचर आपको ये ज़रूर बताएगा रिवर्स में देखो 2 टाइप की रिवर होती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है बच्चा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। आपको ये बात सारे टीचर बताएंगे कि बेटा 3 बड़ी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं, आपकी इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई बेटा। और उसके बाद बच्चा जब आप इधर आते हो, किधर प्लेटूज़ में आते हो, मतलब कि आपका पेनिसुलर रिवर्स में आते हो, तो उसमें बड़ी रिवरों में आती है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, तापी, आप माही, ये आपको याद रखना है। कोई टीचर कह रहा कि देखो हमने ना यही है हमारा जलवा। अरे भाई सब पढ़ाते हैं, ये नहीं बताओगे तो पढ़ाओगे क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन क्या हम इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं? बोलो बच्चों यस सर, ओके सर, आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, अरे गड़बड़ हो गई। देखो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से है। देखो एक रिपोर्ट होती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेम ऐसी एक रिपोर्ट नीति आयोग भी जारी करता है, ठीक है, याद रखना है बात, ठीक। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, मैं इसको मॉडरेट या टफ की कैटेगरी में रखना चाहूँगा। मैं इसका आंसर नहीं करना चाहता, उसके पीछे 2 रीज़न है, ठीक है। एक HDI है और ये जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसको UNDP जारी करता है। इसका आंसर मैं इसलिए नहीं देना चाहता आपको क्योंकि ये करंट अफेयर का पोर्शन है, तो क्या फ़ायदा है इसका आंसर करने का? कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इसका आंसर 1 और 2 सही होना चाहिए, बात बाकी ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है डांसिंग गर्ल। अब देखो ब्रॉन्ज इंडस वैली सिविलाइजेशन, डांसिंग गर्ल तो इस बार UPSC में आया था, UPSC मैंने भी पूछा था, ठीक है। अब मैं बताऊँ ये क्वेश्चन बहुत गंदा मानता मैं इस क्वेश्चन को, अगर ना इस क्वेश्चन में इस तरीके के ऑप्शंस नहीं होते तो। आपने डांसिंग गर्ल की स्टैचू देखी हो, ब्रॉन्ज की स्टैचू है वो, उसे देख के ही पता चल रहा है कि वो इतनी लंबी तो नहीं है, तो आप इसमें तुक्का भी मारते ना तो 11 जैसे 10.79 के करीब की उसकी हाइट है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर ये होते ना 11, 12, 13, 14 तो मैं कह देता फालतू क्वेश्चन डाला हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन बनेगा, इसे भी आप लोग एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है ना, ज़रूरी है। आगे चलो नेक्स्ट। उसके बाद फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन डाला हुआ है, तो मैं इसको इजी रखूँगा ऑप्शंस की वजह से, क्वेश्चन इजी नहीं है ऑप्शंस की वजह से। उसके बाद आता है 22 लैंग्वेजेस होती हैं 8th शेड्यूल में। हाँ, संस्कृत इज़ अ लिंग्विकल लैंग्वेज, ठीक है, सही बोला ना मैंने, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इन लिस्टेड इन 8th शेड्यूल, ओके। कौन करी, देखो ये सारी फालतू की बातें बताई हुई हैं। मेन ये पूछा कि 22 लैंग्वेजेस में से क्या संस्कृत है, ठीक है। उसके बाद बोला कॉन्कनी स्पोकन इन द वेस्टर्न कोस्टल ऑफ द इंडिया एंड एडेड टू द 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। क्या कन्फ्यूजन हो सकती है इसके अंदर? देखो पहली बात बिल्कुल सही है, 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो यानी ये वाली बात तो गलत हो गई, ठीक है बॉस। अब इसमें आप हो सकता है कि आपने कभी 22 की 22 लैंग्वेजेस ना देखी हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये हो कि भाई क्या पता संस्कृत होगी भी, क्योंकि मैं भी अगर मान लो आपने कभी 22 लैंग्वेजेस याद नहीं हो आपको, तो आपको लगेगा भी कि हो सकता है भाई कि आपका संस्कृत इसका पार्ट होगी, पर ये ज़रूरी नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार लैंग्वेजेस को देखना पड़ेगा, और लैंग्वेजेस को जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये संस्कृत इसका पार्ट है, ये वन ऑफ दी क्या है लैंग्वेज है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट सही है तो सेकंड भी सही हो गई, सेकंड यहाँ भी सही है और सेकंड यहाँ भी सही है। अब आती है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट आपको पता हो कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में, और उसके अंदर 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। एक थी कोंकणी, मणिपुरी और आपका क्या, नेपाली, ठीक है बॉस। तो इसके हिसाब से ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सही हो जाती है। मैं इसको वैसे तो इजी रखना चाहता हूँ, पर कुछ बच्चों का दिल टूट जाएगा, मैं मॉडरेट रख रहा हूँ। मुझे बताना ना क्या हम इसे इजी और मॉडरेट में कहाँ रखेंगे। हाँ, टाफ तो नहीं है, बिल्कुल टाफ तो नहीं है,
भाईजान ये टफ तो बिल्कुल नहीं है, आपको लगेगा भाईजान पर ये टफ नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े। ओके चलो भाई, फिर से एचडीआई से क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो आपका करंट पर्सपेक्टिव से है, पर हालांकि बोला कि एचडीआई इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेशन एट द बर्थ, मीनिंग ऑफ ईयर, स्कूल, स्क्वायर, नेशनल इनकम। यस ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन्होंने लगभग सब जगह फर्स्ट स्टेटमेंट डाल भी रखी है। और सेकंड स्टेटमेंट, यूएनडीपी रिपोर्ट एसडीआई इंडिया सो डिक्लाइन, जाहिर सी बात है कोविड के टाइम पर डिक्लाइन हुआ ही होगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू। उसके बाद एसडीआई फॉर इंडियन फीमेल पॉपुलेशन हिस्टोरिकली लो फॉर द मेल पॉपुलेशन, ठीक है बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोल रहा है इंडियन इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट इंडेक्स में आपका डिमोनाइजिंग अक्रॉस द, हाँ ठीक है। तो इसके लगभग चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये क्या पड़ गया करके, देखो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट होती है एचडीआई से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊँ ये बड़ी फेमस है, आप सीडीएस के लिए देख लो, सीडीएस पढ़ रहे होगे तो आपको उसमें भी दिखेगा, सीजीएल में भी दिखेगा, ये आती है रिपोर्ट। पता है क्यों फेमस है? क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं कंट्री ओवरऑल किस तरीके से काम कर रही है, हर एस्पेक्ट को देखा जा रहा है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आपने जीडीपी तो बढ़ा दी है, बट व्हेन इट्स कम टू दी पॉइंट कि जहाँ पर द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द कंट्री उसको क्या मिल रहा है, ये देखना जब आप शुरू करते हो ना तो हम कहते हैं कि भाई हम डेवलप्ड हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? कोई दिक्कत है यहाँ पर? नो चलो आगे बढ़ो। फिर देखो आया ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ पर है भाई, मुझे बताना, इसका आंसर करना। क्या बताऊँ मैं तुम्हें इसको, है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछ रहे हैं, ठीक है। ये बदतमीजी तापी और नर्मदा करती हैं, ये दोनों की दोनों क्या है, बेवफाओं की तरह वेस्ट में चल देती हैं। बाबा की गोदावरी और क्या ईस्ट है, बता दी मैंने तुमको, है ना। अच्छा ईस्ट फ्लोइंग रिवर वो है, इधर देख लो, मतलब चित्र ऐसा बनता है, ऐसा बन के चित्र बनता है। एक रिवर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और हमारी और दूसरी रिवर कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में। तो जो रिवर लैंड पे ही खत्म हो जाती है उसका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। याद रखना, बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है ब्रो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और अरेबियन सी में जो गिरती है उसे हम बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इकोनॉमिक्स से, ठीक है बॉस, पीछे वाला भी इजी था। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पूछा कि इंक्लूड इन किसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, इंक्लूडेड और इंक्लूडेड इन। तो भाई आपका ऑलरेडी जुड़ा होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर, क्योंकि आप उसको तो बाद में जब खर्चा करते हो, जब आप इन पैसों को खर्च करने जाते हो ना, तब आप पे करते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। जब आप इको, अगर आपका इको है, मतलब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो आपको ईजी लग रहा होगा, वरना ये लग रहा होगा चिड़ी मार की कहानी, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल गए सर जी हमारे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो आपके हाथ में आती है ना, उसका भी टैक्स तो पे ही कर रहे होते हो ना, तो आप उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हो, अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद विजयनगर से तो क्वेश्चन बार बार बनता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बोले विजयनगर की स्टैब्लिशमेंट हरियाणा बुक्का ने करी थी, बिल्कुल करी थी, मुक्का मार के बुक्का ने करी थी, और जिसके टाइम पीरियड पे करी थी वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये गलत हो गई, पहले तो सी को हटा दो। उसके बाद बोला है कृष्णदेव रॉय इज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द बिलोंग्स टू तुलवा डायनेस्टी, ये भी बात बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा डिक्लाइन द लीड टू डिक्लाइन ऑफ, तालीकोटा के बैटल में भाई विजयनगर का खात्मा हुआ है, चोला एम्पायर को कहाँ ले आए, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है क्या भाई, आपका 1 और 2। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक बताओ प्लीज। इसका आंसर ये होगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होगा इसका आंसर, ठीक है, 4th होगा इसका आंसर। मैं थोड़ा जल्दबाजी में आपको गलत बोल गया, ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन है। मैं तुम्हें सच बताऊं एकदम ईमानदारी से, एचडीआई वाले क्वेश्चन को छोड़ के ना, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कोई भी बच्चा 4-5 महीने 6 महीने से जीएस पढ़ रहा हो, या 4 महीने जीएस पढ़ रहा हो और उससे क्वेश्चन ना हो। जैसे क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 1885 में फॉर्म हुआ, एओ ह्यूम जो थे उन्होंने फाउंडर थे, पर वो फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट गलत है, ये काटो,
ये काटो, ये काटो, मामला ख़त्म, आंसर मिल गया। मुस्लिम लीग 1906 में फाउंड हुई थी और लखनऊ पैक्ट में इन दोनों लोगों ने मिलकर के बात करी थी कि हाँ भाई हम साथ भी रहेंगे, और सेपरेट इलेक्टोरल आया। बेसिकली क्या हुआ ना, 1916 में आपका सेपरेट इलेक्टोरल आया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑल इंडिया किसान, अच्छा मैं तुम्हें एक ईमानदारी से बात बताता हूँ, कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो ऑल इंडिया किसान सभा आया, ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि यार ये रहने दूँ, बताऊँ या नहीं बताऊँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को देख करके मुझे हंसी आ गई कि मैं कह रहा था अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो लिख लो, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्योंकि उससे पहले मैंने आईबी का PYQ नहीं देखा था ना कि क्या पूछा हुआ है। बच्चे पढ़ते हैं, पेपर दे आते हैं, बता देते हैं सर हो गया, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1936 में ये इशू जारी हुआ था, और गदर पार्टी जो है वो आपकी सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कॉस, ये आंसर भी क्या है, सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, 3 एंड 4। ये था पेपर। अब आप मुझे, अच्छा सेपरेट इलेक्टोरल जो आया वो आया था 1909 में, ठीक है ना, और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या इस टाइप का अगर पेपर फिर से आता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि 2021 का पेपर है, 2024 का है, पिछले साल का ही पेपर है, तो आईबी पेपर तो मुझे लग रहा है कि इजी ही बना रही है। अब हम कैसे टैकल करेंगे सारे सब्जेक्ट को। अब देखो साइंस का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा भाई, प्यार मोहब्बत में देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 12-13 आपको कम बोले। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि अगर सेम टू सेम पेपर आ जाए तो कितने क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। सेम टू सेम मतलब सेम लेवल का, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों सेक्शन ऑफ एनालिसिस बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हो कि कुछ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम बहुत ही ओपन है फीडबैक लेने के लिए। वर्शिप एकेडमी आपके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस शुरू कर रही है, हाइब्रिड मोड पे बैचेस चलेंगे, जूम पे क्लासेस होंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मुझसे जीएस पढ़नी है तो आप नीचे लिखो यू आर द बेस्ट। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, और पढ़ाई करते रहे भाई। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी PDF आपको हमारे वर्शिप एकेडमी के चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। बाय।